Hey guys, welcome to Kaishin Capital. I hope you are doing well. So we have discussed many videos, many topics, है ना? तो आज का जो टॉपिक है, जैसे हमने कल बैंक गारंटी का एक डाला था कि व्हाट इज द इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटी। बैंक गारंटी इन्वोक हो गई। कल बोरर ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन का ब्रीच किया, तो सामने वाले बेनिफिशियरी ने सीधा डिमांड लेटर भेजा बैंक को कि भाई तेरे बोरर ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन का ब्रीच किया है, नाउ पे मी, नाउ पे अस, है ना? तो सीधा बैंक बिना कुछ क्वेश्चन करे अपने बोरर से सीधा पेमेंट बेनिफिशियरी को करता है। और वही अब इन्वोकेशन ऑफ बीजी है, वही सेम केस, सेम सिनेरियो डिवॉल्वमेंट ऑफ एलसी का होता है। इसमें क्या होता है, एक एक सेलर है ए, बायर है बी। सेलर ए है मान लो अमेरिका का, अमेरिका। बी है इंडिया का। अमेरिका के सेलर ने बोला कि भाई मैं तुझे 10 करोड़ के गुड्स बेच रहा हूँ। बी बोला हाँ दो। बी क्या है, इम्पोर्टर। जो सामने से गुड्स कंट्री में ला रहा है दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टर, एंड हु इज एक्सपोर्टिंग दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्टर। तो ये एक्सपोर्टर है जो बाहर भेज रहा है, और ये इंडिया के अंदर गुड्स ला रहा है दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टर। तो बी ने बोला ठीक है भाई 10 करोड़ के गुड्स दे, मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दे दूंगा। लेकिन ए ने बोला कि भैया मुझे तेरे बैंक की एलसी चाहिए, तेरे बैंक की एक गारंटी चाहिए। तो बोलता है ठीक है मेरे फेवर में। तो ए बोलेगा इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन माय फेवर फ्रॉम योर बैंक एंड, यानी अपने बैंक से। तो अब भी अपने बैंक के पास जाएगा, नो बैंक। आई नो द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन एलसी हैज़ नॉट बीन टॉट टू यू, है ना, हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड। तो उसकी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा फॉरेन एलसी क्या होता है। अभी के लिए आप मोटा मोटी ऐसा समझिए कि बी के बिहाफ में नो बैंक ने, जो बी का अपना बैंक है, उस नो बैंक ने ए को सीधा एलसी इशू कर दी, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया कि अगर बायर, अगर ये तेरा बायर बायर है ना, कल को बायर ने डिफॉल्ट किया तो तेरे बायर के बिहाफ में मैं पेमेंट करूंगा। आई एम इशूइंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू यू। तो नो बैंक इशूड एलसी टू सेलर। हालांकि फॉरेन एलसी के केस में, ये फॉरेन का केस है, फॉरेन एलसी के केस में कभी भी सेलर को एलसी इशू नहीं होती। सेलर का अपना बैंक होता है। मान लो अमेरिका, ए का जो बैंक है वो है बैंक ऑफ अमेरिका, बीओए। तो एलसी जो इशू होगी वो बीओए के पास होगी। नो बैंक इसको एलसी इशू कर देगा, बीओए आगे बताएगा भाई देख इंडिया के ना एक बैंक से एक एलसी आई थी तेरे नाम की, वो सही है, वो तेरा बायर है, इतने इतने गुड्स खरीदे तूने। बोलेगा हाँ सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मैच होती हैं, तो उसके हिसाब से आपकी लिमिट लग जाती है बैंक में, वहाँ की लिमिट लग जाती है। लेकिन वो फॉरेन एलसी में हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। अभी इतना सोचिए कि नो बैंक ने इसको हटा दीजिए, ये हम कल समझेंगे एडवाइजिंग में। अभी ये सोच के चलिए नो बैंक ने ए को एलसी इशू कर दी, क्योंकि ये जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डिवॉल्वमेंट ऑफ एलसी। तो डिवॉल्वमेंट में इसमें घुसने का कोई फायदा नहीं है कि एलसी क्या होती है क्या नहीं होती है। एलसी एक तरह से प्रॉमिस है, प्रॉमिस है कि इफ बायर इज नॉट एबल टू पे यू, और यू यहाँ पे कौन है, मिस्टर ए, देन वी 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 विल पे। ये कौन कर रहा है, ये कह रहा है बैंक। तो बैंक एक बड़ा सा लेटर ऑफ क्रेडिट, एक पर्चा टाइप का, इसको इशू कर देगा ई को। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ गए कि अपने बोरोअर यानी बी, बोरोअर के बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी को, एंड दैट थर्ड पार्टी इज कॉल्ड सेलर। उस सेलर को, बैंक गारंटी में थर्ड पार्टी कौन थी, बेनिफिशियरी। और इस कंसेप्ट में एलसी कंसेप्ट में थर्ड पार्टी इज द सेलर। तो सेलर को आपकी एलसी इशू हो गई। ठीक है जी, सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल। तो बैंक ने अभी कोई पैसा नहीं दिया, तो दैट इज कॉल्ड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। नॉन फंड based, bank has not provided an immediate cash flow to the seller or to the buyer। ना borrower को पैसा मिला, ना सेलर को पैसा मिला, सो देयर इज अ नो इमीडिएट कैश फ्लो। तो ये नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है। ठीक है, ये भी आप समझ गए, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है, क्योंकि पैसा नहीं मिला ना borrower को, ना ना सेलर को मिला। ठीक है जी। अब क्या होता है, ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट आ गई, यानी सेलर ने बोला भाई मैं तुझे एक 1 जनवरी को
1 जनवरी को जो माल है वो डॉकयार्ड में पहुंच जाएगा। डॉकयार्ड, यहाँ पे बहुत सारे शिप्स खड़े होते हैं, शिप्स, जहाज। मैं शिप से, मैं एयरप्लेन से, मैं शिप से, जो भी है, मैं तेरा माल चढ़ा दूंगा और वो तेरे पे पहुंच जाएगा। जिस दिन मेरा माल चढ़ेगा डॉकयार्ड पे, उस दिन मेरे को पेमेंट आ जानी चाहिए। तो मैं तुझे अपनी बिल ऑफ लैडिंग दूंगा, मैं तेरे बैंक को भेज दूंगा। बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग का मतलब ये होता है कि मेरा बिल लद गया है, लैड, लद गया है। बस इस तरह से लॉजिकली समझिए। मेरा बिल ऑफ लैडिंग का मतलब मेरा बिल जो है वो बन चुका है कि मैंने अपने गुड्स डॉकयार्ड पे, शिप डॉकयार्ड पे लैड करवा दिए, डॉकयार्ड पे लैड करवा दिए, यानी रखवा दिए, मैंने गुड्स रखवा दिए। ठीक है जी। जैसे बैंक में पर्ची मिलती है, बिल्स ऑफ लैडिंग मिलती है, ठीक है, बिल ऑफ लैडिंग आ गए, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट आ गया, तो बैंक इमीडिएटली इसको इन्फॉर्म करता है बी को कि भाई तेरी तेरे वहाँ से डॉकयार्ड पे दो गुड्स चढ़ गए हैं, अपनी अपना फंड भेज, अपने फंड भेज, हम सीधा तेरे सेलर को दे रहे हैं। बोरा बोलेगा आई एम नॉट हैविंग कैश फ्लो, आई एम नॉट हैविंग कैश फ्लो एट दिस मोमेंट। बोरा बोलेगा आई एम नॉट हैविंग एनी कैश फ्लो एट दिस मोमेंट बिकॉज ऑफ कैश लिक्विडिटी इशू, मेरे पास कैश के लिक्विडिटी इशू है, आई एम नॉट हैविंग कैश, मेरी वर्किंग कैपिटल मर गई है, मेरे फैक्ट्री में आग लग गई है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, मेरे बोरोवर ने, मेरे बोरोवर्स के बीच, मेरे जो वर्कर्स हैं, सॉरी, मेरे वर्कर्स के बीच में झड़प हो गई है, लेबर यूनियन ने आवाज़ उठाई है कि उनकी सैलरी हाइक करो, तो उस चक्कर में मेरे पास अभी कैश फ्लो नहीं है, तो पेमेंट कर दे। तो बैंक, सेलर खड़ा है डॉकयार्ड पे, सेलर डॉकयार्ड पे गुड्स शिप कर चुका है। अब एक बात बताओ, गुड्स वहाँ से चल चुके हैं और आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी, ऐसा हो सकता है? तो बैंक को तुरंत पेमेंट करनी पड़ जाएगी। बैंक तुरंत इसको पेमेंट कर देगा, ए को, विदाउट एनी क्रॉस क्वेश्चन। उसने अपने बायर से पूछा, देख तेरे पास पैसा है अभी, तेरा पैसा नहीं है, चल ठीक है, तेरे भी आप में हम दे रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। सेलर सेलर हमारे बैंक पे केस कर सकता है इस पे कि भाई तूने बोला कि तेरे एलसी के बिहाफ पे मैंने अपने गुड्स शिप यार्ड में रखवा दिए, डॉक यार्ड में रखवा दिए, और तूने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तेरी एलसी के ऊपर हम केस करेंगे। तो एक कस्टम प्रैक्टिस होती है, यूसी भी एक लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है कस्टम प्रैक्टिस का। अगर उसके अंदर उसने केस कर दिया तो बैंक को बहुत बड़ा पेनल्टी लग सकती है, बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ जाएगा। इसलिए बैंक अपनी रेपुटेशन को रिस्क पे नहीं रखता, वो बोलेगा भाई ठीक है, तूने अपने गुड्स चढ़ा दिए डॉकयार्ड पे, हम तुझे तुरंत पेमेंट कर देंगे, तो बैंक तुरंत इसको पेमेंट कर देगा ए को। अब यही कंसेप्ट आ जाता है डिवॉल्ड एलसी, डिवॉल्ड एलसी डिवॉल्ड हो गई, एलसी डिवॉल्ड हो गई। डिफॉल्ट का मतलब अब ये है कि बोरोवर अपनी ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाया, बोरोवर से बैंक ने पैसे मांगे कि भाई तेरे बिहाफ पर हम उसको पेमेंट करें, जल्दी कर दे, तू हमको फंड दे। बोरोवर ने बोला भाई मेरे पास तो फंड है ही नहीं, आप पेमेंट कर दो। तो बैंक ने बोला ठीक है हम पेमेंट कर रहे हैं, बैंक ने यहाँ से पेमेंट कर दी, बोरोवर के बिहाफ पर बैंक ने पेमेंट कर दी। ठीक है जी। बैंक गारंटी में हमने समझा था, बैंक गारंटी में सामने बेनिफिशियरी ने, जैसे ये बिल ऑफ लेडिंग दे रहा है, वैसे ही बैंक गारंटी के कंसेप्ट में बेनिफिशियरी ने बोला कि तेरे बोरोवर ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया है, अब हम जो बैंक गारंटी है वो इन्वोक कर रहे हैं, तो उसने सामने से पेमेंट मंगाई बैंक ने विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चन। बैंक गारंटी कंसेप्ट यही है, बैंक गारंटी में बैंक कभी भी बोरोवर से पूछेगा नहीं कि सच में तेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, क्योंकि सामने वाला पार्टी झूठ नहीं बोलेगा, वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी पीएसयू है, झूठ तो बोलेगी नहीं। उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है तेरे बोरोवर ने, वो इससे पैसा मांगेगा, तो बैंक सीधा पैसा उसको पेमेंट कर देगा, और इसका जो ये बैंक गारंटी वो इन्वोक हो जाएगी, और इसको उसने उतने जो पेमेंट की ईएमआई विद आरओआई है ना, उसके ब्याज के हिसाब से उसको पेमेंट करनी पड़ जाएगी। वही कंसेप्ट आपका डिवॉल्वमेंट ऑफ एलसी में है। इफ द बैंक हैज पेड ऑन द बिहाफ ऑफ द बोरोवर, देन द एलसी बिकम डिवॉल्व, यानी तू अपनी पेमेंट नहीं कर पाया, अब हम तेरी एलसी डिवॉल्व कर रहे हैं, तो एलसी डिवॉल्व हो गई। तो ये है पूरा कंसेप्ट डिवॉल्वमेंट ऑफ एलसी का। तो जो पेमेंट बैंक ने करी, मान लो 10 करोड़ की पेमेंट है, तो 10 करोड़ की पेमेंट बैंक ने कर दी, तो इस 10 करोड़ के ऊपर बैंक आरओआई लगाएगा, और ये जो 10 करोड़ की जो लिमिट है वो डिमांड लोन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये डिमांड लोन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले नॉन फंड थी, बैंक ने पैसा नहीं पे किया था, अभी डिमांड लोन में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब ये फैसिलिटी बन गई फंड बेस्ड, यानी बैंक ने पैसा दे दिया, अभी नॉन फंड बेस्ड है, फंड बेस्ड फैसिलिटी बन गई। अब बोरोवर को डिमांड लोन के रूप में ये 10 करोड़ बैंक को चुकाने होंगे विद इंटरेस्ट,
ROI यानी 9%, 9% या 8.5%, जो भी बैंक डिसाइड करे अपने पॉलिसी के हिसाब से। तो ठीक है, आप ये कंसेप्ट आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। और थोड़ा बहुत मैं आपको और समझाता हूँ इसमें। इसमें और भी एक चीज़ है ज़बरदस्त वाली। देखिए क्या होता है, ए ने बोला बी को, भाई 10 करोड़ के गुड्स दूंगा। बी यही 10 करोड़ की मांग कर रहे हैं, बैंक के पास पहुंच गया, अपने बैंक के पास, नो बैंक के पास पहुंच गया। ठीक है जी, नो बैंक वाला देख 10 करोड़ हम दे तो देंगे, लेकिन भाई 10 करोड़ का रिस्क पूरा हम क्यों बियर करें। एक काम कर, इसका 20% कर ले, 20-80 कर ले, 20%, 80%, यानी 20% का जो मार्जिन है, कैश मार्जिन, वो हमें लेके आ, और 80% हम दे देंगे। 10 करोड़ का 80% कितना हुआ, 8 करोड़। 8 करोड़ का रिस्क लेने को हम तैयार हैं। 2 करोड़ रुपए तू कैश में लेके आ, 2 करोड़ बैंक बोलेगा मार्जिन लेके आ। मार्जिन का मतलब ये है, देखो बैंक कोई भी फंड करता है, नॉन फंड बेस्ड की बात कर रहा हूँ, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी जो होती है वो मार्जिन पर डिपेंड होती है। जैसे बीजी, बैंक गारंटी, और एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, ये मार्जिन पर डिपेंड होती है। बैंक कहेगा देख सारा बैंक गारंटी का एक्सपोजर हम नहीं ले सकते, इसका रिस्क हम नहीं ले सकते, तुझे थोड़ा मार्जिन लाना पड़ेगा। तो बोरोर क्या करता है, या तो कैश मार्जिन लाता है, या बोलता है मैं एफडी दे दूंगा अपनी, यानी 2 करोड़ की या तो एफडी करवा ले हमारे बैंक से, और हमारे बैंक में लीन मार्क करवा ले, यानी तू वो एफडी कर को बेच नहीं सकता, वो लीन मार्क हो जाएगी, तो उसको लिक्विडेट नहीं कर सकता, वो बैंक की प्रॉपर्टी हो जाएगी एक तरह से। बैंक ने उसमें लीन मार्क कर दिया, जमाबंदी कर दी एक तरह से, तो वो बेच नहीं पाएगा। या तो 2 करोड़ की एफडी लिया, या 2 करोड़ का बैंक में फंड लिया, दैट इज कॉल्ड कैश मार्जिन। तो मान लीजिए जब ये बैंक ने लिमिट दी होगी, तो अब क्या हुआ, जैसे कि एलसी डिवॉल्व हुई, तो बैंक को 10 करोड़ की पेमेंट करनी पड़ गई, क्योंकि सेलर ने 10 करोड़ की गुड्स वहाँ पे चढ़ा दी, और वो भारत आने वाले हैं, शिप से भारत आने वाले हैं, या एयरप्लेन से भारत आने वाले, जो भी है। ठीक है, बैंक को 10 करोड़ की पेमेंट करनी पड़ गई, लेकिन बैंक ने जब ये केस, जब बी बैंक में आया, तो बैंक ने कैश मार्जिन ऑलरेडी लिया हुआ था, या फिर एफडी ली हुई थी, तो बैंक जो है वो 2 करोड़ रुपए इस 10 करोड़ से सेट ऑफ कर लेगा। मैंने आपको कल ही बताया था, बैंक गारंटी में ये होता है कि बैंक के पास जो मार्जिन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी कोलेटरल सिक्योरिटी पड़ी हुई है, ये बैंक के पास सिक्योरिटी पड़ी हुई है बोरोवर की, क्योंकि हर फैसिलिटी के ऊपर एक सिक्योरिटी होती है। मैंने वो बताया था, बैंक कोई भी रिस्क फुल फ्लेज नहीं लेता। आपको मान लीजिए बैंक बोल रहा है कि भाई देख ये पेन ले ले, लेकिन इस पेन के बदले 1 रुपये चाहिए, वो 1 रुपये सिक्योरिटी है, क्योंकि बैंक कभी भी फुल फ्लेज आपको कोई चीज़ देगा नहीं। बैंक हमेशा अपना एक एक बोलते हैं रिस्क पैरिटी होती है, रिस्क पैरिटी, रिस्क पैरिटी होती है। ये तो हम समझेंगे अलग से, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिस्क पैरिटी मतलब एक तरह से बैंक अपना हर चीज़ में रिस्क मान के चलता है, कि अगर यार बैंक गारंटी की पेमेंट करनी पड़ गई, तो एलसी की पेमेंट करनी पड़ गई, तो अगर ये सीसी लिमिट ले रहा है मुझसे 1 करोड़ की, और मैं सिर्फ 50 लाख का केवल कोलेटरल ले रहा हूँ, इसका घर ले रहा हूँ 50 लाख का, बाकी 50 लाख का रिस्क कौन बियर करेगा। तो बैंक क्या करता है, अगर 1 करोड़ की आपको फंडिंग कर रहा है, तो 110% का कोलेटरल लेके चलेगा, यानी 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी आपसे ले लेगा, आपसे सिक्योरिटी ले लेगा। 1 करोड़ 10 लाख के करंट एसेट, मूवेबल फिक्स एसेट, या आपकी एफडीआर ले ली है ना, या आपके किसी रिलायंस के आपने शेयर लिए, तो शेयर आपसे शेयर का सर्टिफिकेट ले लेगा, उस पर प्लेस कर देगा कि कल को तू रिलायंस के जो शेयर है उसको ट्रेड नहीं कर पाएगा, उसको बेच नहीं कर पाएगा, तो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा उस पर प्लेज लग गया है। तो प्लेज लेस तो हम समझेंगे अलग, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये समझिए, बैंक ने उसे 2 करोड़ रुपए की ऑलरेडी मार्जिन ले रखा है, कोलेटरल ले रखा है, तो बैंक ये सेट ऑफ कर देगा, तो बचेगा एज ऑन डेट जो आउटस्टैंडिंग बचेगी लिमिट, वो है 8 करोड़। 10 करोड़ की पेमेंट सेलर को हो चुकी है, 2 करोड़ यहाँ से सेट ऑफ कर दिए, तो 8 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है। इसी 8 करोड़ को बैंक जो है डिमांड लोन बना देगा, डिमांड लोन, और डिमांड लोन पे चार्ज करेगा 9% पर एनम। ऊपर से भाई तुझे हमने बोला कि तेरा सेलर वहाँ पे खड़ा है, तुझे पेमेंट करनी है, तूने पेमेंट क्यों नहीं करी, तेरे भी यहाँ पे हमने पेमेंट करी, तो तेरा पेनल्टी लगेगी। तो इसमें पीनल चार्ज लगता है, पीनल चार्ज। जब भी पीनल चार्ज का एक सीधा सीधा कंसेप्ट समझिए, जब भी बैंक की रेपुटेशन रिस्क है, यानी बैंक की रेपुटेशन रिस्क पे आ गई कि देख तेरे चक्कर में हमारी बेइज्जती हुई, हमें एलसी के पेमेंट करने पड़ गई है ना, तो बैंक पेनल्टी लगाता है, दैट इज कॉल्ड पीनल चार्ज। तो ये है पूरा कंसेप्ट फंड बेस्ड फैसिलिटी का। नॉन फंड से फंड बेस्ड बन गई, डिमांड लोन बनाया बैंक ने, या फिर उसे बोलते हैं डिवॉल्व एलसी लोन, डिवॉल्व एलसी लोन। इस तरह से बैंक एक अकाउंट खोल देगा,
बैंक एक फैसिलिटी बना देगा और ये बैंक के लिए एक इनकम हो गई। क्योंकि देखो, बैंक ने जब इससे 10 करोड़ की लिमिट ली होगी एलसी की, तो बैंक ने थोड़ा बहुत कमीशन खाया होगा। जैसे प्रोसेसिंग फीस होती है आपकी टर्म्स लोन में, टर्म लोन होते हैं, सीसी लिमिट हो गई, तो बैंक ना प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। मैंने उस पर वीडियो बनाई है, आप जाके देखिए। उसी तरह नॉन फंड बेस में क्या होता है, बैंक कमीशन खाता है। यानी बीजी, अगर बैंक को 1 करोड़ की बीजी किसी को इशू करनी है, तो बैंक बोलेगा देखो इसका 1 करोड़ का 0.1% तो हमको देगा, ठीक है। तो बैंक बोलेगा ठीक है भाई दे देंगे। तो बोरो कहता है भाई 0.1%, तो 1 करोड़ का 1% कितना हुआ, 1 लाख, और 0.1 में कितना हुआ, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये प्लस जीएसटी आप हमको कमीशन दोगे। बोरो कहेगा ये ले कमीशन, अभी बैंक गारंटी इशू कर उसको, तो बैंक गारंटी इशू जाती है। उसी तरह एलसी में बोलेगा देख 10 करोड़ की हम एलसी इशू कर रहे हैं तेरे सेलर को। बोरर बोलेगा हाँ भाई कर दो। तो बैंक बोलेगा एक काम कर, कमीशन कमीशन लगेगी जैसे ही तेरी एलसी इशू होगी। जिस दिन एलसी इशू होगी हमारे बैंक से, उसी दिन हम तुझे इंटीमेट कर देंगे कि तेरे अकाउंट से पैसा कटेगा। तो उसी से पहले से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन करा देते हैं। और 10 करोड़ की है, 10 करोड़ का 0.1% हो गया तो हमारा 1 लाख रुपये। क्योंकि 10 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 करोड़ का 10% एक आई थिंक 1 करोड़ हुआ, और 0.1% हो गया आपका 10 लाख रुपये, सॉरी। तो 10 लाख रुपये की अपनी कमीशन बुक हो जाएगी बैंक की, 10 लाख की कमीशन बुक हो जाएगी। तो कमीशन वगैरह हम अलग से समझेंगे, प्रोसेसिंग फीस में समझा चुका हूँ, कमीशन हम अलग से समझेंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट एलसी लोन है, डिमांड लोन है, तो इस हिसाब से आपका ये कंसेप्ट खत्म हुआ। तो आई थिंक हमने डेप्थ में आपको समझाया। अब जैसे वीडियो में के अंत में आपको समझाता हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ, ये क्रक्स है। ये बॉर्डर है। बोरर से बैंक ने बोला कि तेरे बिहाफ में हमने थर्ड पार्टी यानी तेरे सेलर को, जो अमेरिका में बैठा है, उसने गुड्स चढ़ा दिए, अब जल्दी कर। तेरे बिहाफ में हमने एलसी इशू कर दिया, वो वहाँ पे खड़ा है, तू हमें पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा। बोरर बोलेगा अभी मेरे पास पैसा नहीं है यार, तू कर दे पेमेंट, क्योंकि तूने तो ऑलरेडी एलसी इशू करी हुई है। तो बैंक बोलेगा चल ठीक है हटा, तेरे बिहाफ में हम पेमेंट कर देते हैं। बैंक ने यहाँ पेमेंट कर दी। अब बैंक बोलेगा देख तेरे चक्कर में हमारी जो स्टेक थी वो दांव पे लग गई। क्योंकि अगर हमारे पास भी पैसा नहीं होता, वैसे तो बैंक देखो, बैंक पे तो हज़ारों करोड़ रुपए पड़े रहते हैं, बैंक तो पेमेंट चुटकी में कर देगा। लेकिन वही है रेपुटेशन रिस्क पे। बैंक में तेरे भी पे हमने उसको पेमेंट कर दी, हमारी रेपुटेशन, हमारी नाक कट गई। तो एक काम कर, अब तू, तेरी एलसी को डिवॉल्व माना जाएगा, तेरी एलसी को डिवॉल्व मान लिया जाएगा। और अब हम तेरी एलसी जो नॉन फंड बेस्ड थी, अब उसे हम फंड बेस्ड फैसिलिटी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो डिमांड लोन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि ऑन डिमांड आज के आज हमें 8 करोड़ रुपए दे। बोल गएगा भाई भाई प्लीज़ सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मेरे रीज़न जो है सेटिस्फैक्ट्री हैं, आप हमारे रीज़न को थोड़ा कॉग्निजेंस लीजिए, अब मेरे रीज़न को समझिए यार, मेरे पास सच में लिक्विडिटी इशू था, मेरे कंपनी में दिक्कत है। बैंक कहेगा चल ठीक है, एक काम कर, डिमांड लोन है, अगले 6 महीने में, 1 साल में ये सारा 8 करोड़ रुपए हमें चुका दियो, विद पीनल इंटरेस्ट, और सॉरी पीनल चार्ज, और 9% तेरा ब्याज। तो आई होप आप ये समझोगे कंसेप्ट डिवॉल्वमेंट और एलसी। ये भी बहुत बहुत ही नीश कॉन्सेप्ट है। तो इस पे भी कई लोगों को पता नहीं है डिवॉल्वमेंट क्या होता है, कैसे कैसे डिवॉल्वमेंट होता है। अभी हम फॉरेन एलसी जब समझेंगे ना, तो फॉरेन एलसी, इंडियन एलसी में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिवॉल्वमेंट में बन गई। तो इन तीनों वीडियोस को जब एक साथ देखोगे ना, आपको पूरा इंडियन एलसी का जो कंसेप्ट है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो हमने कुछ वीडियो बनाए नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो कम से कम 250 से 300 वीडियो अभी और आने बाकी हैं बैंकिंग सेक्टर पे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भेजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए यार। क्योंकि जो हमारे वीडियोज़ हैं उसमें व्यू नहीं आ रही, पता नहीं अब क्या चक्कर है, व्यू नहीं आ रही। हमारा तो जो कंसेप्ट है वो बहुत डीप डिगिंग होती है, हम कंसेप्ट के एकदम अंदर घुसते हैं, ताकि आप कभी भी इन कंसेप्ट को अपने जीवन में ना भूलें और बैंकिंग में एक बार लग जाएँ तो अच्छा रहेगा। मैं भी खुश होऊंगा कि आप एक इन वीडियोस को देख के आप बैंक में लग पाए, अपने बैंकिंग इंटरव्यूज़ में या बैंकिंग एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाए। सो आई होप यू विल डू गुड इन योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।